चिंकी तोती रसोई में बैठी भोजन बना रही थी और चीकू तोता आईने के सामने खड़ा बन संवर रहा था। चिंकी, मैं जरा नदी के पार जा रहा हूँ। कुछ नरम घास लानी है ताकि हमारा घोंसला और भी नरम हो जाए। क्या पति जी, सिर्फ घास लानी है या वहाँ नदी पर आने वाली दूसरी तोतियों से बात करनी है? आजकल आप बहुत सच संवर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे चिंकी, तुम भी ना बस हर समय शक ही करती रहती हो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू जी, मुझे अब ठीक नहीं लगते। कितने दिन हो गए मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। पिंकी, वो देखो तोता जा रहा है, चलो तोती के कान भरते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के पास जाती हैं। अरे चिंकी बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हारा पति वहाँ नदी पर एक तोती को दाने खिला रहा है। हाँ बहन, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, कितना ही बूढ़ा हो जाए दौड़ना नहीं छोड़ता। तुम अपने पति को अपने काबू में रखो। पिंकी बहन और बिजली बहन, मुझे तो पहले ही चीकू जी पर शक हो रहा था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तो चीकू जी मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कर रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चली जाती हैं। देखना पिंकी, अब आएगा मजा जब ये तोती अपने पति से लड़ेगी। उस दिन मोटी चोंच वाले ने मुझे मीठा अमरूद नहीं दिया था, अब देखना मेरा बदला पूरा होगा। चिंकी तोती नदी पर जाती है जहाँ चीकू तोता एक तोती के लिए पानी का मटका भर रहा था। अरे चीकू जी, ये क्या है? यहाँ आप इस तोती से क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? अरे चिंकी, मैं तो इस तोती की मदद कर रहा था मटका भरने में। तो मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आ रही है? घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे ये चिंकी हर समय मुझ पर शक करती रहती है। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, मुझे चिड़िया के पास जाना होगा, वो जरूर मुझे कोई उपाय बताएगी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता कोमल चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहीं था। कोमल बहन, चिंकी का शक हद से बढ़ गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसे एहसास हो जाए कि शक रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। चीकू भैया, आप चिंता ना करें, हम ऐसी नकली शादी का ड्रामा रचाएंगे कि भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगी। चिंकी तोती बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। तभी चीकू तोता एक तोती को लेकर वहाँ आ जाता है। चिंकी, ये स्वीटी तोती है, आज से इसी घोंसले में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। चीकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ तोती, निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अरे ओ चिंकी, अब गुस्सा छोड़ दो, मैं आज से इस घर की नई मालकिन हूँ। चीकू जी, मुझे भूख लगी है, जरा मेरे लिए मीठे फल तो लाएं। हाँ हाँ स्वीटी, तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता बाहर से चला जाता है और स्वीटी तोती आराम से चिंकी के घोंसले में लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब स्वीटी का भी पूरे घोंसले पर कब्जा कर लेती है। चीकू तोता भी स्वीटी से प्यार भरी बातें करता है। पीछे खड़ी चिंकी ये सब सुनकर उदास हो जाती है। शाम को जब चीकू तोता बाहर जाता है तो चिंकी स्वीटी से कहती है, चिंकी, ये मेरा घर है और ये जगह मेरी है, तुम इसे नहीं छीन सकती। चीकू जी बस मेरे हैं। देखो चिंकी, जिस रिश्ते में शक हो वहाँ घर नहीं बचता। अब तुम आराम करो क्योंकि अब चीकू जी मेरे हैं। तुम अब ये घोंसला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। स्वीटी की बातें सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लाठी उठाती है और स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया कबूतर वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रुक जाओ चिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब एक नाटक था। स्वीटी तो मेरी मुँह बोली बहन है, हमने कोई शादी नहीं की। चिंकी भाभी, हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके बेचा शक की वजह से तोते भैया कितना दुख सह रहे थे। अगर ये सच होता
तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? कोमल चिड़िया की बातें सुनकर तोती बहुत शर्मिंदा होती है। क्या ये सब एक नाटक था? हाँ चिंकी, ये एक नाटक था। इसमें चिड़िया और कबूतर ने मेरी मदद की है। चीकू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिजली और पिंकी की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से तोता और तोती खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना घर को बर्बाद कर देता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा, देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं। हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियां सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा, बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे बादल कौवे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बागीचा पानी के बगैर सूख रहा है। क्या आप मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे सकते हैं? पानी? कोमल चिड़िया, तुम इतनी आसानी से हमारे पास पानी मांगने आ गई? हाँ कोमल बहन, इस सूखे के मौसम में पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। बिजली बहन, मेरा पूरा बाग सूख रहा है, मेरे बच्चे उदास हैं, बताओ क्या कीमत चाहिए? तो फिर सुनो, अगर तुम्हें अपने बाग के लिए पानी चाहिए तो बदले में हमें तुम्हारे बागीचे के अंगूर चाहिए। ठीक है बादल भैया, जब अंगूर पकेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। बताओ कितनी अंगूर चाहिए? थोड़े बहुत नहीं चिड़िया, हमें तुम्हारा आधा बागीचा अंगूरों का चाहिए। पूरा आधा बाग हमारा होगा। क्या बिजली बहन, आधा बागीचा? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो कोमल, सौदा मंजूर है तो
तो लो, नहीं तो यहाँ से तुरंत जाओ, हम पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। बादल कव्वे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी होकर आंसू बहाती हुई अपने घर लौट जाती है। मीना और बबलू अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। मम्मा मम्मा, क्या बादल अंकल के कुएं से पानी मिला? नहीं मीना बेटी, वो कव्वे बहुत लालची हैं। पानी के बदले में वो हमसे हमारा आधा बगीचा मांग रहे हैं। मम्मा, वो कव्वे बहुत बुरे हैं, अब हम क्या करेंगे? हमारा बगीचा तो सच में सूख जाएगा। उसी कठिन समय में कोमल चिड़िया के सच्चे दोस्त बंटी कबूतर बबली कबूतरी वहाँ आ जाते हैं। कोमल बहन, आप सब इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? फिर कोमल चिड़िया सारी बात बताती है। ये तो बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। बादल और बिजली हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ बंटी जी, मुसीबत के समय तो दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए, परंतु वो कव्वे अपनों के साथ सौदा कर रहे हैं, ये बहुत बुरा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ चीकू तोता चिंकी तोती भी आ जाते हैं। वो सभी दोस्त मिलकर पानी का कोई नया उपाय सोचने लगते हैं, परंतु किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही सूख चुका था। दिन बीतते गए और बाघ की हालत बदतर से बदतर होती गई। समय गुजरने के साथ साथ अंगूरों की बेलें और सूखने लगती हैं और इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। मीना और बबलू सुबह सुबह बागीचे में जाकर मुरझाई हुई बेलों को देखते हैं और कोने में बैठकर उदास हो जाते हैं। एक तपती हुई दोपहर बबलू अकेला दाने की खोज में जंगल के दूर दराज पहाड़ों की तरफ घूम रहा था। तभी इसे दूर से एक ऊंची पहाड़ी के पीछे कुछ बहुत तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वो पहाड़ी के पीछे क्या है जो तारों की तरह चमक रहा है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। बबलू उत्साह के मारे तेज उड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। जब वो पहाड़ी के पीछे उतरता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पत्थरों के बीच में एक छोटा सा सुंदर झरना बह रहा था, जिसका पानी शीशे की तरह बिल्कुल साफ और ठंडा था। वाह, ये तो सच में पानी का झरना है। ये पानी तो हमारे पूरे बागीचे को नई जिंदगी दे सकता है। मुझे जल्दी से घर जाकर सबको बताना होगा। बबलू बिना वक्त गवाए उड़ता हुआ तुरंत अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, पापा जल्दी बाहर आओ। मम्मा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मैंने पानी ढूंढ लिया। मैंने जंगल की पहाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर झरना ढूंढ लिया है। सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को भी बबलू की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर बबलू चिड़ा सबको अपने साथ ऊंची पहाड़ी के पीछे ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सब देखते हैं तो वहाँ सच में एक झरना बह रहा था। बबलू भैया, ये कितना ठंडा और मीठा पानी है। मीना बेटी, ये तो बहुत अच्छा पानी है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। चिड़िया बहन, अब तुम्हें बादल कव्वे के सामने पंख जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस झरने के पानी से तो हमारा पूरा बगीचा दोबारा हरा भरा हो सकता है। झरना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो गए थे। अगले ही दिन सुबह सवेरे सभी दोस्त एकता की ताकत लिए अपने काम में लग जाते हैं। बंटी कबूतर अपने मजबूत पंजों से मिट्टी खोदने लगता है। चंदू चिड़ा और चीकू तोता लकड़ियों की मदद से झरने से बागीचे तक एक छोटी नहर बनाते हैं। दूसरी ओर मीना, बबलू, बबली कबूतरी और चिंकी तोती नहर के रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर हटाने लगते हैं ताकि पानी का बहाव ना रुके। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद आखिरकार झरने का वो ठंडा पानी कोमल चिड़िया के अंगूर के बागीचे तक पहुंच जाता है। जैसे ही पानी सूखी हुई बेलों की जड़ों तक पहुंचता है तो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, हम सबकी मेहनत रंग लाई है और अब हमारा बगीचा भी बच जाएगा। कुछ ही दिनों में जादुई असर होता है और सूखी बेलों पर फिर से चमकदार हरे पत्ते उगने लगते हैं। नई कलियां खिलने लगती हैं। अंगूर के गुच्छे भी दोबारा से बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा बागीचा फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाता है।
इधर बादल कौवा बिजली कौवी अपने सूखे पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। बादल जी, ये सब कैसे हो गया? इनका बगीचा तो सूखने वाला था ना, ये दोबारा हरा भरा कैसे हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बिजली। मुझे तो लगता था कि अब इनका बगीचा खत्म हो जाएगा और वो रोते हुए हमारे पास पानी मांगने आएंगे, परंतु यहाँ तो कुछ और ही जादू हो गया है। कुछ ही हफ्तों बाद चिड़िया के बागीचे में ढेर सारे मीठे और बड़े बड़े अंगूर लग जाते हैं। पूरे जंगल के पक्षी इस सुंदर बागीचे को देखने आते हैं। तब कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ा फैसला करती है। चंदू जी, मीना, बबलू, इस कठिन समय में जिसने भी हमारी मदद की है, इस बाग के पहले मीठे अंगूरों पर उनका हक है। हम सबको अंगूर बांटेंगे। फिर कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता, चिंकी तोती और जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों को बुलाया जाता है और ढेरों ढेर रसीले अंगूरों को बांट दिया जाता है। सभी पक्षी अंगूर खाकर बहुत खुश होते हैं। उसी समय बादल कौवा और बिजली कौवी भी लालच के मारे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो शर्मिंदगी से एक कोने में खड़े हो जाते हैं। कोमल बहन, वो क्या हमें भी इस बागीचे के कुछ मीठे अंगूर मिल सकते हैं? हमें बहुत भूख लगी हुई है। बिजली कौवी की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे बिजली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हमें मुसीबत में पानी की जरूरत थी तब तुमने आधा बाग मांगा था, आज किस मुंह से अंगूर मांगने आए हो? तोते की बात सुनकर बादल और बिजली शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हैं। इनका सर झुक जाता है। तोते भैया, कोई बात नहीं। बादल भाई, बिजली बहन, आप ये अंगूर लीजिए और शौक से खाइए। कोमल बहन, क्या सच में हमारे इस पूरे बर्ताव के बाद भी क्या तुम हमें अंगूर दे रही हो? हाँ बादल भैया, क्योंकि हम दूसरों की तरह लालची नहीं हैं और ना ही मुसीबत में सौदा करते हैं। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना ही हमारे संस्कार हैं। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बादल और बिजली का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी पक्षियों के सामने पंख जोड़कर माफी मांगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन और मुश्किल समय में मेहनत, हिम्मत और सबके साथ मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लालच और चालाकी कुछ समय का फायदा तो दे सकती है, परंतु सच्ची अच्छाई, एकता हमेशा सबका दिल जीत लेते हैं और हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। जंगल में कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी को कोमल की जरूरत होती तो बंटी सबसे पहले पहुंचता था और अगर बंटी किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोमल चिड़िया इसके मदद के लिए दौड़ी चली आती थी। मीना, बबलू, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी अक्सर इनके साथ ही अपना समय बिताते थे। परंतु जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थे बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका बेटा जुगनू। एक दिन बादल कौवा पेड़ पर बैठा कोमल और बंटी को आपस में हंसकर बातें करता हुआ देख रहा था और जल भुन रहा था। देखो तो बिजली, ये दोनों हर समय साथ साथ ही घूमते रहते हैं। हाँ बादल जी, मुझे तो इनकी ये गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मामा, क्यों ना कोई चाल चलकर इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़वा दी जाए। बेटे की बात सुनकर बादल कौवा हंसने लगता है। वाह जुगनू, ये तो मैं भी कब से सोच रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी बादल कौवा बहुत उदास चेहरा बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। बंटी भाई नमस्ते, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बादल भाई, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बंटी, मुझे तो ये बात तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। बादल, आखिर ऐसी क्या बात है? साफ साफ बताओ। अच्छा, अगर तुम कह ही रहे हो तो बता देता हूँ। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ गया था। वहाँ मैंने कोमल चिड़िया को कहते सुना था कि बंटी कबूतर तो बहुत भोला है। मैं इससे जो भी कहती हूँ वो चुपचाप मेरी बात मान जाता है। बादल कौवे की ये बात सुनकर बंटी कबूतर चौंक जाता है।
नहीं बादल, कोमल मेरी सच्ची दोस्त है, वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। भाई, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने जो सुना था तुम्हें बता दिया। ये कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर बिजली कभी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन नमस्ते, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में क्या बातें हो रही हैं? नमस्ते बिजली बहन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, बंटी कबूतर सबसे कह रहा था कि वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है, लेकिन तुम इतनी मगरूर हो कि कभी उसका एहसान ही नहीं मानती। क्या बंटी भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा है? हाँ कोमल बहन, मैंने खुद अपने कानों से सब सुना है, तभी तुम्हें बताने आई हूँ। कोमल चिड़िया को भी बिजली कवि की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बिजली कवि की बातों की वजह से इसके मन में भी थोड़ा सा संदेह आ गया था। इस दिन शाम को जब बंटी और कोमल नदी के पास आमने सामने आती हैं, तो दोनों पहले की तरह खुश नहीं थे और दोनों के दिलों में वो झूठी बातें खटक रही थी। नमस्ते कोमल। नमस्ते बंटी भैया। वो दोनों बस इतनी सी बात करते हैं और उदास होकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। चिड़िया की बेटी मीना ने पेड़ के पीछे ये सब देख लिया था। मम्मा, आप और बंटी अंकल आज इतने उदास क्यों लग रहे थे? क्या कोई झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ मीना, बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था, तुम जाकर खेलो। उधर दूसरी तरफ बबली कबूतरी भी बंटी कबूतर को परेशान देखकर यही सवाल पूछती है। क्या बात है जी, आज आप कोमल बहन से बिना बात किए ही वापस आ गए? कुछ नहीं बबली, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब बदल गया है। दोनों के दिल में ही कौवों की हुई बातें घूम रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब कोमल और बंटी पहले की तरह कभी साथ नहीं दिखाई देते थे। ये देखकर बिजली और बादल, जुगनू सब बहुत खुश थे। बाबा देखा, हमारी योजना कितने अच्छे से काम कर गई। हाँ जुगनू बेटा, अब इनकी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। परंतु इन कौवों को ये नहीं मालूम था कि सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी तेजी से भरने लगता है। मीना और बबलू घर के पास खेल रहे थे। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, नदी के पास ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते बबलू का ध्यान पड़ जाता है और वो नदी के तेज बहाव वाले किनारे पर पहुंच जाता है। अचानक मिट्टी हटती है और इसका पाँव फिसल जाता है। वो अचानक नदी के पानी में गिर जाता है। बचाओ मम्मा, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नदी का तेज बहाव बबलू को अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। ये देखकर मीना बुरी तरह से घबरा जाती है। मम्मा जल्दी आओ, बबलू नदी में गिर गया है। ये सुनते ही कोमल चिड़िया दौड़ती हुई नदी के किनारे आती है। बबलू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? कोमल चिड़िया उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसी समय बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही वो बबलू के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो चौंक जाता है। अरे नहीं, ये तो बबलू की आवाज़ है, लगता है वो मुसीबत में है। पुरानी नाराजगी को एक पल में भुलाकर कबूतर तेजी से नदी की ओर उड़ पड़ता है। बंटी अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता, तेजी से उड़कर बबलू तक पहुंचने की कोशिश करता है। बबलू अब पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बह रहा था। अगर वो इससे टकरा जाता तो इसे चोट लग सकती थी। बंटी अपनी पूरी ताकत से उड़ता है और झपटकर बबलू को अपने पंजों में जकड़ लेता है। बंटी अंकल, मुझे बचा लीजिए। डरना मत बेटे, जब तक तुम्हारा अंकल साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंटी कबूतर अपने पंजों में लेकर बबलू को किनारे की तरफ उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो किनारे पर पहुंच जाता है। चिड़िया दौड़कर बबलू को अपने पंखों से लगा लेती है। बबलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बंटी अंकल ने बचा लिया।
बंटी भैया, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोमल बहन, बबलू मेरा भी तो बेटे जैसा है और दोस्तों के बीच एहसान की बात कहाँ से आ गई। ये सुनते ही कोमल को बिजली का पी की कही हुई वो बात याद आती है कि बंटी एहसान जताता है, और बंटी को भी अचानक बादल कपी की वो बात याद आ जाती है कि कोमल तुम्हें बेवकूफ कहती है। दोनों को तुरंत एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है। बंटी भैया, सच बताइए, क्या आपने सच में किसी से कहा था कि मैं आपका एहसान नहीं मानती? क्या मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुमने तो दूसरों से ये कहा है कि मैं बहुत भोला और बेवकूफ हूँ। कभी नहीं बंटी भैया, मैं तो हमेशा तुम्हारी इज्जत करती हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब इन्हें सारी बात समझ में आ गई थी। इसका मतलब है हमारी पक्की दोस्ती तुड़वाने वाले कोई और नहीं, वो काफी हैं। उसी समय बादल काका, बिजली काफी और उनका बेटा जुगनू भी ये देखने के लिए वहाँ पहुँच गए थे कि नदी के पास क्या हुआ है, लेकिन वहाँ सबको ठीक देखकर वो घबरा जाते हैं। बादल, बिजली, सच सच बताओ, क्या तुमने हमसे झूठ बोला था? बंटी और चिड़िया का गुस्सा देखकर बादल काका घबरा जाता है। तो वो बंटी भैया, वो ऐसी बात है कि बादल, सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। अपने माता पिता को इतना डरा हुआ देखकर छोटा जुगनू पूरी तरह से डर जाता है और रो पड़ता है। बाबा, आप सच बता दीजिए, हमने ही झूठ बोला था कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। जुगनू के मुंह से ये सुनते ही कप्पा परिवार की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं खड़े चीकू तोता, चिंकी तोती का तो गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। बादल, तुमने दोस्ती तुड़वाने के लिए इतना बड़ा और गंदा झूठ बोला। ये बहुत गलत बात है। ऐसे मक्कार पक्षियों को सजा मिलनी चाहिए। बादल और बिजली सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। कोमल बहन, बंटी भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ चिड़िया बहन, बंटी भाई, बादल जी ठीक कह रहे हैं। हम कभी दोबारा ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। कोमल और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बादल भैया, सच्ची दोस्ती किसी के झूठ बोलने से नहीं टूटती, क्योंकि इसकी बुनियाद भरोसे पर होती है। बिल्कुल ठीक कहा कोमल बहन, सच के सामने झूठ हमेशा हार जाता है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा विश्वास, प्यार और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। किसी की भी बात सुनकर अपने सच्चे दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ और गलतफहमियां रिश्तों में बहुत बड़ी दूरी ला सकती हैं। सच्चे दोस्त हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और जान पर खेलकर भी दोस्ती निभाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ चुकी थी। नदी, नाले और तालाब सब सूख चुके थे और पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कोमल चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में बैठा प्यास से बेहाल हो रहा था। मीना और बबलू का भी प्यास के कारण बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गले में कांटे चुभ रहे हैं। क्या पीने को थोड़ा सा पानी भी नहीं है? हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है। नदी का सारा पानी तो धूप के कारण सूख चुका है। अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मीना, बबलू, धीरज रखो। मैं और तुम्हारे पापा अभी जंगल के दूसरे कोने में जाते हैं और कहीं न कहीं से पानी का इंतजाम करते हैं। तभी चंदू चिड़ा उड़ता हुआ घर में आता है। कोमल, आसमान में काला बादल तो आया हुआ है, लेकिन न जाने वो बरस क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे जंगल से रूठ गया है। आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल पिछले 2 दिनों से छाया हुआ था, परंतु वो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा रहा था। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा पानी की खोज में उड़ते उड़ते उस विशाल काले बादल के पास जाते हैं। बादल जी, आप तो इतने बड़े और पानी से भरे हुए हैं, फिर हमारे जंगल पर बरसते क्यों नहीं? हमारे बच्चे प्यासे हैं। चिड़िया की बात सुनकर बादल कहता है, देखो चिड़िया,
मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए मेरा बरसने का मन नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जंगल के कुछ पक्षियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जब तक वो पक्षी मुझसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेंगे, मैं इस जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं बरसाऊंगा। परंतु बादल जी, हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं। भला आपको किसने बुरा कहा? हमें इनके नाम बताइए। कौवे, काले कौवे थे वो। उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला था और कहा था कि मेरी वजह से उनका घोंसला गीला हो जाता है। कोमल चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि ये काम बादल और बिजली ही कर सकते हैं। चंदू जी, चलिए, ये काम कौवों का है, हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। लेकिन चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ चंदू जी, जंगल के सभी पक्षियों को साथ ले चलते हैं, फिर वो जरूर हमारी बात मानेंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और चंदू चिड़िया कबूतर और तोते को साथ ले जाते हैं और वो कौवों के घर पहुंचते हैं। घोंसले में बादल, बिजली और जुगनू प्यास के मारे नढाल बैठे थे, परंतु उनका घमंड अभी भी बाकी था। कौवों, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज पूरा जंगल प्यासा मर रहा है। तुमने काले बादल की बेइज्जती की, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। अरे मोटी चोंच वाले, जाओ जाओ, हम क्यों माफी मांगे? बादल कोई हमारे जंगल का राजा नहीं है। वैसे भी बारिश जब होनी है तो अपने समय पर ही होगी। ठीक कहा बिजली, चले जाओ पक्षियों यहाँ से। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही किसी से माफी मांगेंगे। कौवों का ये रवैया देखकर सभी पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्यास के कारण जंगल के पौधे मुरझाने लगे थे। अगली सुबह तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि बादल कौवे का बेटा जुगनू प्यास की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर बिजली और बादल रोने लगते हैं। जुगनू, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? बादल जी, कुछ करो, देखो मेरा बेटा प्यास के कारण बेहोश हो गया है। बिजली, मैं क्या करूं? मेरे पास पानी नहीं है, बचाओ, कोई मेरे बेटे को पानी दो। किसी के पास भी पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी कोमल चिड़िया के पास थोड़ा सा नारियल में आखिरी पानी बचा था, जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ था। जुगनू की हालत देखकर कोमल का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत वो नारियल का पानी लेती है और बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, ये लो, पानी जुगनू को पिलाओ, इसकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजली तुरंत वो पानी जुगनू के मुंह में डालती है। पानी पीते ही जुगनू ठीक हो जाता है। चिड़िया की ये दया देखकर कौवों का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो शर्मिंदा हो जाते हैं। कोमल बहन, तुम इतनी अच्छी हो कि हमारे बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने अपने बच्चों का पानी मेरे बेटे को दे दिया। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। चिड़िया बहन, बादल जी ठीक कह रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ और गुस्से में बादल जी का अपमान किया था। ये इसी का परिणाम है। आज पूरा जंगल भुगत रहा है। बादल भाई, बिजली बहन, अब भी समय है। आसमान की तरफ देखो और सच्चे दिल से अपनी गलती की माफी मांगो। जरूर वो बादल तुम्हें माफ कर देगा। बिजली और बादल आसमान की तरफ देखते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। ए बादल जी, हमें माफ कर दो। हमने आपकी शक्ति का मजाक उड़ाया था। हमारी गलती के कारण मासूम पक्षियों को सजा मत दो। हाँ, मुझे भी माफ कर दो। आज से हम किसी पक्षी का अपमान नहीं करेंगे। कौवों की माफी सुनकर आसमान का काला बादल पिघल जाता है और उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। आसमान में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और तुरंत देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें गिरते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और बदतमीजी का परिणाम हमेशा नुकसानदायक होता है। हमें कुदरत की नेमतों का धन्यवाद करना चाहिए। मुसीबत के समय अपने दुश्मन की भी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अच्छाई से बुरे पक्षी का दिल भी बदला जा सकता है। गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था।
जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कफे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली कभी का काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं मगर हमें रुकना नहीं है। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापिस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापिस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कौवे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं बादल जी, वो देखो सामने वो नीला फूल है। हमें रात होने से पहले वो फूल तोड़ना होगा, नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती। चलो मेरे साथ। वही कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है, मुझे समझ आ गया है। ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कभी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था, क्योंकि रात होने वाली थी। बिजली की आवाज सुनकर वो तुरंत वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी थी। चिड़िया के पास वो फूल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख